ये तो आपके लिए कोई बात नहीं। वैसे तो क्लियर आती होगी, सुनता तो होगा। क्या हो गया? अब ठीक है। अभी आज प्रिपरेशन की बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हेलो अल्केन। फर्स्ट चैप्टर हेलो एरीन, इसके बाद करेंगे। मैंने बताया था कि दोनों चैप्टर की अंदर बहुत सारी रिएक्शन जो है सिमिलर है, तो ये नहीं है कि मतलब डबल रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। एक रिएक्शन याद होगी तो उसके अंदर ही थोड़ा बहुत चेंज करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स की। सिर्फ हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन की बात करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। बताते बताते याद हो जाने चाहिए, ठीक है। इस कंसंट्रेशन से समझना है कि जैसे जैसे मैं बताऊंगा उसी टाइम याद हो जानी चाहिए ये रिएक्शंस। तो सबसे पहले जो प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम हेलोजन preparation from alkane, तो एल्केन के बारे में बताया था इससे पीछे वाले लेक्चर में कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होती है, दैट इज एल्केन। इनका जो फॉर्मूला है दैट इज CnH2n+2, ये फॉर्मूला है। और एल्केन का करना क्या है, एल्केन की रिएक्शन करवानी है हेलोजन से, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मतलब कि एल्केन का हेलोजनेशन करना है, हेलोजनेशन ऑफ एल्केन, हेलोजनेशन ऑफ एल्केन। जो हेलोजेंस हैं उनकी जो रिएक्टिविटी है वो पता होनी चाहिए, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस। वैसे हेलोजेंस कौन कौन सी हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। इनका जो रिएक्टिविटी ट्रेंड है वो ये है, क्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन कम, ब्रोमीन कम और आयोडीन सबसे कम। अब ये जो ट्रेंड है ना ये उल्टा है। उल्टा कैसे है ट्रेंड, ये समझो कि दो एटम जो आपस में जुड़े हुए हैं, ध्यान से समझना है, दो एटम जो आपस में जुड़े हुए हैं उन एटम का साइज जितना छोटा होगा उनके बीच में जो बॉन्डिंग है उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ उतनी स्मॉल होगी और उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है। इट मीन्स जो जनरल बात हम पढ़ते हैं कि दो एटम जो लार्ज साइज के हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बनती है वो हमेशा वीक होती है, इजीली ब्रेक हो जाती है। तो यहां पर ये ट्रेंड लागू नहीं होता।
अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज जो है फ्लोरीन का सबसे कम, क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का और आयोडीन का। अगर फ्लोरीन का साइज सबसे कम है तो इसका मतलब है फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होगी। कम होगी तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लेकिन ये वीक है, सबसे ज्यादा वीक है। रीजन क्या है इसका? देखो, एक फ्लोरीन का एटम है, हमें पता है कि एटॉमिक नंबर 9 है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन इसके 7 है। दूसरा फ्लोरीन सेम 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 7 में से एक एक इलेक्ट्रॉन ये अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी मान लो एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर लिया और उनकी आपस में शेयरिंग भी कर ली। तो फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनी। लेकिन बॉन्डिंग बढ़ने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के पास रह गए और 6 इसके पास रह गए, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। 3 लोन पेयर इसके पास और 3 लोन पेयर इसके पास। पेयर मतलब 2, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो 3 लोन पेयर यहाँ पे, 3 लोन पेयर यहाँ पे। फ्लोरीन एटम का साइज स्मॉल है, जिसकी वजह से उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो स्मॉल बनेगी। लेकिन स्मॉल साइज होने की वजह से, बॉन्ड लेंथ स्मॉल होने की वजह से दोनों फ्लोरीन के जो ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एटम के पास पास होंगे, जिसकी वजह से एक फ्लोरीन के जो ये लोन पेयर है वो दूसरे फ्लोरीन के लोन पेयर को रिपेल करेंगे। और इस रिपल्शन की वजह से जो दोनों फ्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग बनेगी वो अंडर टेंशन होगी, स्ट्रेस में होगी, कि थोड़ी सी भी अगर एनर्जी कहीं से मिल जाए ये ब्रेक हो जाए। इसीलिए फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है कि थोड़ी सी भी अगर एनर्जी कहीं से मिल गई ये फ्लोरीन जो है टूट जाएगा। अब आयोडीन बिगर साइज है, साइज जितना ज्यादा है बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी। दोनों एटम के जो लोन पेयर है वो दूर दूर होंगे, तो वो एक दूसरे को रिपेल भी नहीं करेंगे। रिपेल नहीं करेंगे तो ये टेंशन में नहीं होंगे, ये बॉन्डिंग टेंशन में नहीं होगी और ये स्ट्रॉन्ग होगी। बात समझ में आ गई? तो ये हैलोजन का रिएक्टिविटी का ट्रेंड है कि F2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, Cl2 कम है, Br2 कम है, I2 सबसे कम है। अब इन बातों का यूज करेंगे हम प्रिपरेशन में, यूज करेंगे हम। प्रिपरेशन जो स्टार्ट करते हैं वो क्लोरीन से करते हैं। फ्लोरीन से करते ही नहीं है क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो सबसे पहले क्लोरो एल्केन बनाएंगे, तो क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। तो एल्केन का सबसे पहला कंपाउंड ले लिया मैंने, मीथेन, CH4+Cl। अभी मैंने बताया कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन है, उससे कम रिएक्टिव क्लोरीन है। क्लोरीन उससे कम रिएक्टिव है लेकिन है तो ज्यादा रिएक्टिव बाकियों के कंपैरिजन में। तो इसीलिए क्लोरीन को टूटने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, और वो थोड़ी सी एनर्जी सनलाइट की एनर्जी सफिशिएंट है। तो सनलाइट या सिंपल लाइट में क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करता चला जाएगा CH3Cl प्लस में HCl। एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो गया, तो यहां CH3Cl बन गया, मतलब एक H की जगह Cl आ गया और वो जो H था वो एक Cl की जगह चला गया, HCl बन गया, CH3Cl बन गया। तो CH3Cl के साथ HCl बाय प्रोडक्ट है वो हमने बाहर निकाल दिया, माइनस कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं
कि क्लोरीन मॉलिक्यूल काउंट करके डालने हैं, एक ही मॉलिक्यूल डाला है। अब क्लोरीन गैस है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वन बाय वन रिएक्शन करेंगे। जैसे कि CH4 में, CH4 के अंदर 4 बॉन्डिंग है, चारों सेम है, चारों की रिएक्टिविटी सेम है। अब एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो गया तो बाकी भी तो हो सकते हैं ना, क्योंकि सेम है। तो फिर आगे फिर रिएक्शन हो जाती है भी, सनलाइट या लाइट क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो गई, माइनस HCl हो गया और एक H और रिप्लेस हो गया क्लोरीन से, CH2Cl2। आगे फिर अभी हाइड्रोजन बचे हुए हैं, क्लोरीनेशन फिर हुआ लाइट की प्रेजेंस में, माइनस HCl हुआ, CH Cl3 बना, एक हाइड्रोजन और बचा हुआ है, फिर क्लोरीन रिएक्शन करेगा CCl4। मतलब कि जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते तब तक ये रिएक्शन करेगा, रिएक्शन चलती रहेगी। और जो ये CH बना है अभी, ये क्लोरोफॉर्म है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। +1 में मैकेनिज्म पढ़ा था अभी हमने, कितने तरह का होता है, उसमें से एक था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो जो ये रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। फ्री रेडिकल वैसे सिंपली बता देता हूँ कि होता क्या है, देखो एक बार थोड़ा सा बताऊंगा एक बार। CH4 + Cl2, अब क्लोरीन क्लोरीन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है जो दोनों ने आपस में शेयर कर रखे हैं। जैसे ही लाइट इसके ऊपर पड़ी तो ये बॉन्डिंग का होमोलाइसिस होगा। होमोलाइसिस का मतलब है आधी बॉन्डिंग एक क्लोरीन के पास, आधी दूसरे के पास। और इसको हाफ हेडेड एरो से दिखाते हैं ऐसे। इस एरो का जो हेड है वो हाफ है, जिसका मतलब ये है कि आधी बॉन्डिंग उधर और आधी इधर। तो इस तरीके से ये जो क्लोरीन के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये फ्री रेडिकल है। ये फ्री रेडिकल फिर यहां रिएक्शन करेंगे, इसका फ्री रेडिकल बनाएंगे, H यहां पे। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। मैं सिंपली बता रहा हूं, वैसे होता तो बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है, हमें उसकी जरूरत नहीं है करने की। तो CH3Cl बनेगा और HCl बनेगा। काफी बड़ा मैकेनिज्म है ये। वो प्रोडक्ट जो है पॉसिबल क्या क्या बनेंगे वहां यूज होता है। अब दूसरा ले लेते हैं भी, CH3CH3। क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन फर्स्ट हो गया ये, और ये सेकंड हो गया, प्लस क्लोरीन HNu, तो CH3 CH2 Cl प्लस में HCl। अब एक बात समझो, 2 कार्बन है, दोनों ही कार्बन प्राइमरी है। प्राइमरी कार्बन का मतलब है जो कार्बन किसी और कार्बन से नहीं जुड़ा होता या एक ही कार्बन से जुड़ा होता है, डेट इज प्राइमरी कार्बन। अब ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों कार्बन प्राइमरी हुए। और दोनों प्राइमरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो भी प्राइमरी हैं सारे के सारे। तो इसमें 6 हाइड्रोजन है, 6 के 6 प्राइमरी हैं, एक ही नेचर है, तो इसलिए प्रोडक्ट भी एक ही बना। भी कोई मर्जी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, बनेगा तो एक ही जैसा प्रोडक्ट। लेकिन अगर यहां पर आ गया कंपाउंड CH3 CH2 CH3, यहां पर ये कार्बन प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है, तो मतलब कि 2 कार्बन प्राइमरी हो गए और एक सेकेंडरी हो गया। तो मतलब 2 तरीके के हाइड्रोजन हो गए इसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी।
तो प्रोडक्ट भी दो बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। एक बार प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लगाओगे और एक बार सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लगाओगे। तो CH3 CH2 CH2 ये मैंने प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लगा दिया और एक सेकेंडरी को CH3 CHCl CH3। ये तो बड़ा 1 क्लोरो प्रोपेन और ये बड़ा 2 क्लोरो प्रोपेन। लेकिन दोनों के बढ़ने की जो परसेंटेज है वो अलग अलग है। ये मेजर प्रोडक्ट है, ये ज्यादा बढ़ेगा, ये माइनर प्रोडक्ट है, ये कम बढ़ेगा। मेजर और माइनर। तो समझ आ गए क्लोरीनेशन इफेक्ट के। तो इसका जो मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है भाई। थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेजर माइनर ये कैसे बनेंगे। देखो CH3 CH2 CH3 ऐसे मैंने बताया है कि फ्री रेडिकल बनेंगे, फ्री रेडिकल बनेंगे। एक तो प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन को फ्री रेडिकल रिलीज कर दो, एक सेकेंडरी से CH3 CH2 CH2 प्लस H फ्री रेडिकल और कार्बन के फ्री रेडिकल। एक सेकेंडरी से CH3 CH CH3। ठीक है। अब ये बन गया प्राइमरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल, और ये बना सेकेंडरी फ्री रेडिकल। इनकी स्टेबिलिटी के बेस पे हम बताएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ेगा। अब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन काउंट करो आफ्टर बॉन्डिंग कितने हैं। दो तो ये रहे इस बॉन्डिंग में, दो ये रहे और दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना रहे हैं 6 और एक ऊपर 7। मतलब कि फ्री रेडिकल में कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 8 होने चाहिए। कोई एटम बॉन्डिंग क्यों बनाता है? ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए वैलेंस शेल में। लेकिन यहाँ कितने हुए? 7। तो इसका मतलब है कि हम ये कहेंगे कि इसके पास नेगेटिव चार्ज की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो इट मीन्स नेगेटिव चार्ज की कमी है। तो अगर कहीं से इसको नेगेटिव मिलता है तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो जो ये 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं ना साइड में, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जो ये अल्काइल ग्रुप हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं ये। और ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे सेंटर की तरफ, जिससे कि इस कार्बन को दोनों साइड से नेगेटिव मिल रहा है। नेगेटिव की कमी थी इसके पास, तो वो थोड़ी बहुत ही पूरी हो गई, तो हम कहेंगे कि ये स्टेबल हो गया थोड़ा सा। अब यहाँ पर फ्री रेडिकल ये है, इसमें एक साइड तो अल्काइल ग्रुप है ही नहीं, एक ही साइड है ये वाला। तो सिर्फ इस साइड से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। प्लस आई माइनस आई इफेक्ट जो +1 में पढ़ा था, तो सिर्फ एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो इट मीन्स ये ज्यादा स्टेबल हुआ या ये नीचे वाला?
नीचे वाला ज़्यादा स्टेबल हुआ क्योंकि दोनों साइड से नेगेटिव मिल रहा है। तो अगर नीचे वाला ज़्यादा स्टेबल हुआ तो जो ज़्यादा स्टेबल होता है वही तो बढ़ता है ज़्यादा मेजर, और ये क्या बना, माइनर बना। अब जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है तो ऑब्वियस है यहां ज्यादा लगेगा, तो इसलिए 2 क्लोरोप्रोपेन ज्यादा बनेगा, 1 क्लोरोप्रोपेन कम पड़ेगा। मतलब ये सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक अकेली रिएक्शन में भी यूज हो सकता है, तभी जाके हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके अंदर ये मेजर क्यों है, ये माइनर क्यों है, ये स्टेबल क्यों है, ये अनस्टेबल क्यों है। ठीक है, वो धीरे धीरे जब रिएक्शन पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। तो अभी मैंने एक ही रिएक्शन करवाई आपको, कौन सी, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। और क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन में भी मीथेन का क्लोरीनेशन किया, इथेन का किया और प्रोपेन का किया। मीथेन में रिएक्शन कंट्रोल नहीं होती, मोनोक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन 4 बनते हैं। इथेन में एक ही तरह के कार्बन है दोनों, तो प्रोडक्ट भी एक ही बनेगा। प्रोपेन में 2 तरीके के कार्बन है, प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब 2 तरीके के हाइड्रोजन है जिनको रिप्लेस करके क्लोरीन लगेगा, तो प्रोडक्ट भी 2 बनेंगे, एक 1 क्लोरोप्रोपेन और एक 2 क्लोरोप्रोपेन। तो 2 क्लोरोप्रोपेन ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि वहाँ पर उसके बढ़ने का बेस क्या है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, जो कि ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू प्राइमरी फ्री रेडिकल। अब क्लोरो एल्केन बना दिया इस रिएक्शन से, ब्रोमो एल्केन सेम तरीके से बढ़ता है। अभी क्लोरीन और ब्रोमीन की रिएक्टिविटी में ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए दोनों की रिएक्शन सेम है। क्लोरीन की और ब्रोमीन की 2 रिएक्शन हो गई, आपको समझ आ गई 2 रिएक्शन। क्लोरीन की ब्रोमीन की रिएक्शन सेम है। अब आयोडीनेशन ऑफ एल्केन, आयोडीनेशन ऑफ एल्केन। अब आयोडीन क्या है अभी बताओ, सबसे कम रिएक्टिव है, ठीक है, सबसे कम रिएक्टिव है। एक उस स्टूडेंट की तरह है जो स्कूल जाना नहीं चाहता, उसको स्कूल कैसे भेजा जाता था, पीट पीट कर, और फिर भी अगर उसको स्कूल में पीट पीट कर अगर उसको बिठाया जाता है, स्टेबल किया जाता है, तो एक टीचर अगर उसको थोड़ा सा भी कुछ कह देता है, बहाना ढूंढता है वो, तो थोड़ा सा भी कुछ कह दिया तो बैग उठा के फिर से घर भाग जाएगा। तो ऐसा ही आयोडीन के साथ काम है। आयोडीन को बड़ी मुश्किल से रिएक्ट करवाया जाता है, लेकिन फिर भी जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल नहीं बन पाता। स्टेबल बनाने के लिए, प्रोडक्ट को स्टेबल बनाने के लिए हमें रिएक्शन में कुछ कंडीशन देनी पड़ती है। समझो एक बार कि जैसे मीथेन का आयोडीनेशन किया तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बनेगा CH3I प्लस HI, तो बहुत ज्यादा हीट किया, बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया, तब जाके CH3I बना, लेकिन साथ में बन गया HI। जो HI है इसमें हाइड्रोजन बहुत स्मॉल साइज का, आयोडीन बहुत बड़ा है। तो आपको पढ़ाया हुआ है कि जहां पर जो एटम आपस में जुड़े हुए हैं, अगर उनके बीच में साइज में डिफरेंस है तो बॉन्डिंग बहुत वीक बढ़ेगी। यहाँ साइज में दिन रात का फर्क है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में बॉन्डिंग जो है बहुत वीक बढ़ेगी। बहुत वीक बढ़ेगी तो ये क्या रिलीज कर देगा अपने अंदर से, हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। कि ये स्मॉल साइज है इसका, ये नहीं मतलब जुड़ेगा इसके साथ, तो ये हाइड्रोजन दे देता है तुरंत। और जो हाइड्रोजन देते हैं वो क्या होते हैं, बोलो, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट।
स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर देगा, आयोडीन इसमें से निकल जाएगा और दोबारा से यही बन जाएगा। समझाइए बात। एक तो प्रोडक्ट बड़ी मुश्किल से बनाया और फिर भी प्रोडक्ट जो है स्टेबल नहीं बन पाया। अगर मुझे इसको यहां स्टेबल करना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ, बोलो क्या करना पड़ेगा? HI को खत्म करना पड़ेगा। जब तक HI यहां रहेगा तब तक CH3I स्टेबल नहीं है। इसीलिए रिएक्शन की जो कंडीशन है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये, और इसका एंटी कौन होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? नाइट्रिक एसिड, आयोडिक एसिड। तो उस रिएजेंट के मीडियम में रिएक्शन करवानी पड़ती है ये। तो यहां पर अगर मैं HNO3 या आयोडिक एसिड HiO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाऊंगा तो वो क्या करेगा, HI के साथ रिएक्शन करके इसको I2 में चेंज कर देगा। फिर ये नहीं बनेगा, फिर ये नहीं होगा, फिर ये प्रोडक्ट बनेगा स्टेबल। बात समझ में आई? फिर रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगी। इसका जो क्वेश्चन आता है वो थ्योरी में आता है कि आयोडीनेशन ऑफ एल्केन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मीडियम में की जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट बनता है HI वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। वो HI जो है CH3I जो बना है उसको हाइड्रोजन दे देता है और रिएक्शन को रिवर्सिबल बना देता है, प्रोडक्ट स्टेबल नहीं रहने देता। इसलिए यहाँ से HI को खत्म करना पड़ेगा। HI को खत्म करने के लिए आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में, आयोडिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है। अब आयोडीन वाला बन गया प्रोडक्ट। अब एक रह गया कौन सा? अभी कौन सा रह गया? फ्लोरीन वाला रह गया, फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। तो फ्लोरीनेशन जो है एल्केन की फ्लोरीनेशन नहीं की जाती, डायरेक्ट एल्केन में फ्लोरीन ऐड नहीं की जाती क्योंकि फ्लोरीन है हाईली रिएक्टिव। अगर वो रिएक्शन करेगी तो कैसी होगी भाई? ब्लास्ट हो जाएगा, वोलेंटली रिएक्शन होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी। इसीलिए डायरेक्ट फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन नहीं किया जाता। क्या करेंगे उसके लिए? हम हैलाइड एक्सचेंज मेथड का यूज करेंगे। हैलाइड एक्सचेंज मतलब कि जैसे फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरो एल्केन। जैसे कि CH3 पहले क्लोरीनेशन करेंगे इसका, CH3CH2Cl और फिर CH3CH2Cl की रिएक्शन करवाएंगे सिल्वर क्लोराइड से या मर्क्यूरी क्लोराइड से, Hg2Cl F12। तो फिर ये जो है ना एक्सचेंज हो जाएगा, CH3CH2F मेन प्रोडक्ट ये बनेगा। हैलाइड एक्सचेंज मेथड, क्योंकि अब फ्लोरीन जो है मरकरी के साथ, मरकरी ने इसको स्टेबल कर रखा। फ्लोरीन है तो ज्यादा रिएक्टिव, तभी तो ये क्या करेगा? क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। अगर ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता तो इसको रिप्लेस ही नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये आपकी पहली नेमिंग रिएक्शन है
क्या नेम है इसका? श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो दो तीन बातें हैं कि फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन नहीं किया जाता क्योंकि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है, वोलेंटली रिएक्ट करेगा, ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए फ्लोरोएल्केन बनाने के लिए हैलाइड एक्सचेंज मेथड का यूज करना पड़ता है। इसमें पहले क्लोरोएल्केन बनाएंगे और फिर सिल्वर फ्लोराइड या मर्करी फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा देंगे उसकी, ठीक है, और फिर हमारे पास फ्लोरोएल्केन बन जाएगा। ठीक है, भी आगे समझ लीजिए। उसके बाद देखो, मतलब एल्केन से पहला मेथड हमारा कंप्लीट हो गया, कौन सा? हैलोजनेशन ऑफ एल्केन। अब दूसरा मेथड एल्केन से ही है, एल्कीन से। एल्केन वाला कंप्लीट हो गया, अब एल्कीन से। सेकेंड है प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन। इन आ गया तो मतलब कि कंपाउंड में कम से कम एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगी, कम से कम एक डबल बॉन्ड होगी कार्बन कार्बन के बीच में। एल्कीन फॉर्मूला है एल्कीन का CnH2 है, CnH2 है। तो एल्कीन में मेथड है बाय एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, बाय एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। ये हैलोजन एसिड, हैलोजन पता ही आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन है। एसिड क्या रिलीज करते हैं अभी? हाइड्रोजन। तो H लगा दो, तो HF, HCl, HBr, HI, ये हैलोजन एसिड है। इनको रिप्रेजेंट करते हैं HX से, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को X से रिप्रेजेंट करते हैं। वही सेम इनकी रिएक्टिविटी पता होनी चाहिए हमें। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड HF, अभी बोलेगा नहीं कोई, मैं पूछूंगा वही बताएगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, किस किस को पता है? देख के पता लगा लिया, देख के पता लगा लिया। कहाँ पे? नोट्स में देख के बताओ कौन है रिएक्टिव ज्यादा? HF है ज्यादा रिएक्टिव? कौन है? क्यों है? अरे भाई अभी बताया था, तो लॉजिक को उठाना सकते हो, ये कंसेप्ट का दूसरी कंसेप्ट से लॉजिक वाली तो बात है नहीं, अभी बताया था। HI ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि वही बात है, दो एटम है इसमें, दोनों के साइज में बहुत फर्क है, इसलिए इनके बीच में बॉन्डिंग बहुत वीक पड़ेगी, इसलिए इजिली टूट जाएगी। अगर इजिली टूट जाएगी तो ज्यादा रिएक्टिव हो गया ना ये HI। HF सबसे कम रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव है, इसीलिए हम इसकी रिएक्शन ही नहीं करवाते किसी के साथ, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। हम रिएक्शन ही HCl से स्टार्ट करते हैं करना। तो जैसे एडिशन है भी एल्कीन में हैलोजन एसिड का। एल्कीन भी दो तरह की होती है, एल्कीन भी दो तरह की होती है। एल्कीन दो तरह की है, एक होती है सिमेट्रिकल एल्कीन,
और एक है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होगा, डबल बॉन्ड के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम नंबर में होंगे, सेम होंगे। अगर डबल बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड 2 कार्बन है तो राइट हैंड साइड भी 2 कार्बन होंगे। एक है तो उधर भी एक होगा, एक साइड 3 है तो दूसरी साइड भी 3 होगी। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड के दोनों साइड एक एक कार्बन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, 2 कार्बन है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, दोनों साइड 3 कार्बन है। तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन में आते हैं। अनसिमेट्रिकल में एक साइड 1 और एक साइड 2, समझा गया। एक देखो डबल बॉन्ड के एक साइड 2 कार्बन और एक कार्बन एक साइड पे, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन में आते हैं। तो दोनों में हैलोजन एसिड ऐड करके देखना है। सिमेट्रिकल एल्कीन में जब हैलोजन एसिड ऐड करेंगे तो कोई चक्कर नहीं होगा, कोई रूल नहीं याद करना पड़ेगा। लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एक रूल याद करना पड़ेगा। +1 का कंसेप्ट है ये, एल्कीन वाले चैप्टर में था, मोस्ट इंपोर्टेंट था, बहुत सारे स्कूल में एग्जाम में दिया हुआ। तो सबसे पहले एडिशन टू सिमेट्रिकल एल्कीन, एडिशन टू सिमेट्रिकल एल्कीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, मान लो हमें HCl ऐड करना है। एक स्टूडेंट ने क्या किया, H यहां ऐड कर दिया, Cl यहां ऐड कर दिया, 2 पहले थे 3 हो गए। एक स्टूडेंट ने उल्टा कर दिया, H यहां ऐड कर दिया, Cl दूसरी जगह ऐड कर दिया, CH2 Cl CH3। दोनों ही प्रोडक्ट ठीक है क्योंकि दोनों सेम है, इसलिए यहां पर कोई भी रूल याद नहीं करना है क्योंकि दोनों ही प्रोडक्ट सेम बनते हैं। सिमेट्रिकल में आप देखो एडिशन कहाँ होगा, डबल बॉन्ड पे होगा। हम डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ भी ऐड करके, सिंगल बॉन्ड में कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ रिप्लेस कर सकते हैं जो पहले ही सिंगल है। डबल बॉन्ड में हम ऐड कर सकते हैं, ट्रिपल बॉन्डिंग में कुछ ऐड कर सकते हैं, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही ऐड करना है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन को नहीं चाहिए। डबल बॉन्डेड कार्बन में आप किसी मर्जी कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड करो, किसी मर्जी कार्बन पे आप हैलोजन ऐड करो, कोई चक्कर नहीं। लेकिन अनसिमेट्रिकल में फर्क पड़ जाएगा, अनसिमेट्रिकल में प्रोडक्ट अलग अलग ही बनेंगे। फिर वहां हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा या ठीक बनेगा। तो एडिशन टू अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले ली, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो भी दोनों प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी देखते हैं, फिर बताएंगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। HCl, पहले क्या किया, हाइड्रोजन यहां ऐड कर दिया, Cl यहां ऐड कर दिया, CH3 CH2 CH2 Cl, ये बना 1 क्लोरो प्रोपेन। किसी ने उल्टा कर दिया काम, हाइड्रोजन यहां ऐड कर दिया और क्लोरीन यहां ऐड कर दिया, CH3 CHCl CH3।
यहां बना 2 क्लोरोप्रोपेन। अब थोड़ी देर पहले भी यही कंडीशन आई थी, 2 प्रोडक्ट बने थे, 1 क्लोरो एंड 2 क्लोरो। कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बना था? क्यों? क्योंकि जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो कौन सा था? और फ्री रेडिकल में प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी होता है, और तीनों में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? टर्सरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही अप्लाई हो। यहां पर 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा, ये हमारा ठीक प्रोडक्ट है। ये नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो बिल्कुल थोड़ा बनेगा। अब इसका रीजन देखो, रीजन वही मैकेनिज्म है। यहां पर जो मैकेनिज्म होगा वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रो मतलब कि नेगेटिव, फिलिक मतलब अट्रैक्टिव। नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होने वाला कौन होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का एडिशन मैकेनिज्म। पॉजिटिव का एडिशन क्या होता है? नेगेटिव भी होता है। अब उसी बात को समझना है हमें इसमें। रीजन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जो मैकेनिज्म है उसमें आएगा। अब देखो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो आपको पता होगा सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, डबल है तो एक सिग्मा है और एक पाई है। डबल बॉन्डिंग जो है एक सिग्मा होती है, एक पाई होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, 2 पाई से जुड़े हुए हैं। जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं वो वीक होते हैं, पाई बॉन्डिंग वीक होती है क्योंकि ओवरलैपिंग रीजन कम होता है उसमें। तो पाई बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन जो है वो वीकली जुड़े हुए हैं। अब HCl लिया हमने, HCl में से पहले आएगा H पॉजिटिव। इसी H पॉजिटिव को कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, और ये H पॉजिटिव आया कहां से है? फ्रॉम HCl। अब एक कंसेप्ट था +1 में, एक तो था इंडक्टिव इफेक्ट, एक था इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट में पढ़ा था कि जब भी कोई अटैकिंग रिएजेंट मल्टीपल बॉन्ड के पास आता है तो मल्टीपल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाते हैं, या तो उस एटम पर जहां पर वो ऐड होगा या उससे दूर, जिससे कि +E और -E इफेक्ट बनता है। तो यहाँ पे भी 2 चीजें हो सकती हैं, या तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस H पॉजिटिव के इफेक्ट में यहां पर ट्रांसफर हो जाए, या फिर ये यहां पर ट्रांसफर हो जाए। हम दोनों कंडीशन करके देख लेते हैं। पहले हमने यहां पर ट्रांसफर किया बीच में, CH3 CH2, और अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच वाले कार्बन पे आ गए तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चला गया तो इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव और इस कार्बन पर आ गया नेगेटिव आ गया। ठीक है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक साइड चले गए। अब जिस पे नेगेटिव आया उस पे तो कौन लग गया? H पॉजिटिव। समझाई बात? तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कि पहले स्टेप में HCl, देखो होते तो दोनों ऐड है, Hb और Cl भी, लेकिन पहले स्टेप में कौन ऐड हो रहा है उसी से रिएक्शन बनती है, उसी से रिएक्शन के मैकेनिज्म का नेम होता है, क्योंकि सेकंड स्टेप हमेशा फास्ट होता है। और केमिकल काइनेटिक में पढ़ा हमने कि फास्ट रिएक्शन का रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते, RDS नहीं होती। तो यहां पर ये बन गया कार्बोकटाइन, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और कार्बोकटाइन भी बना है ये प्राइमरी कार्बोकटाइन। अब दूसरा पॉइंट करते हैं कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इधर ट्रांसफर हो गए, अब पॉजिटिव चार्ज बीच में आ जाएगा।
नेगेटिव वाले के साथ जुड़ गया H, तो ये बना सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब इनकी स्टेबिलिटी देखनी है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, जो ज्यादा स्टेबल होगा वही बनेगा। तो पॉजिटिव चार्ज क्या इंडिकेट करा, देखो इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्डिंग, 2 आ रहे और 2 बॉन्डिंग बना रहे हैं, तो 4 और 2 6। कार्बोकैटायन में आफ्टर बॉन्डिंग कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री रेडिकल में आफ्टर बॉन्डिंग कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बोनाइन में आफ्टर बॉन्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से दोनों कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, वही कंडीशन होगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो मतलब नेगेटिव चार्ज की कमी है। अब इसको ये नेगेटिव चार्ज इधर से भी मिल रहा है, इधर से भी मिल रहा है, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज की कमी है दोनों साइड से पूरी हो रही है, ऊपर एक ही साइड से पूरी हो रही है, तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, तो ये ज्यादा बढ़ेगा। तो अब Cl नेगेटिव जो है बताओ कहाँ प्रेफर करेगा, ऊपर वाले में नीचे वाले में, ऊपर वाला तो बढ़ेगा ही नहीं, तो नीचे वाले में ऐड हो जाएगा। तभी मैंने कहा है कि 2 क्लोरोप्रोपेन मेजर बनेगा या फिर सही प्रोडक्ट बनेगा। मैकेनिज्म क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में इसे जो है इस रूल को देखो, ये मैकेनिज्म से समझ में आया हमें, मैकेनिज्म ने बताया कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है, लेकिन इसको जो है थोड़ा इजी करने के लिए आपको एक रूल दे दिया, दैट इज मार्कोनिकव रूल। मार्कोनिकव रूल मार्कोनिकव रूल ने कहा कि एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू द अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जो ऐड कर रहे हैं उसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पर जाता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, और उसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो उस कार्बन पर जाएगा, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम होते हैं। तो Cl बीच में, H साइड में जाएगा। लेकिन ये हल्के फुल्के कंपाउंड पे अप्लाई हो सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसा कंपाउंड आ गया जिसमें कई सभी कंपाउंड में मार्कोनिकव रूल नहीं अप्लाई होता, लेकिन आपकी क्लास के लिए सिर्फ मार्कोनिकव रूल वाला ही आपने कंसेप्ट पढ़ना है। मार्कोनिकव मतलब मैकेनिज्म जो अभी मैंने बताया है वो मैकेनिज्म था कि इलेक्ट्रोफाइल बना कैसे ऐड हो रहा है, तो वो नहीं पढ़ना आपने, वो नहीं करना, वो एग्जैक्ट रीजन था, लेकिन उसको थोड़ा समअप कर दिया, थोड़ा इजी बना दिया, मार्कोनिकव रूल बना दिया। ठीक है, the positive part goes to that double bonded carbon atom having more number of hydrogen, and the negative part goes to that double bonded carbon atom having less number of hydrogen। लेकिन अगर यही सेम सिचुएशन आ जाए, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 HBr और एक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, तो फिर एंटी मार्कोनिकव रूल फॉलो होगा, फिर मार्कोनिकव रूल फॉलो नहीं होगा। मार्कोनिकव रूल में क्या था कि नेगेटिव पार्ट बीच में जाएगा, पॉजिटिव पार्ट सिरे पे जाएगा, लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा भी, CH3 CH2 CH2Br। अब जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पर जा रहा है जहां हाइड्रोजन जा रहा है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि एक तो ये होना चाहिए और एक ये होना चाहिए। मान लो अकेला ये है ये नहीं है तो भी मार्कोनिकव रूल लगाओगे, ये नहीं है और ये है तो भी मार्कोनिकव रूल लगाओगे, दोनों का होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिज्म बदल जाएगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा। पहले कौन सा हो रहा था, मार्कोनिकव रूल में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है, मैकेनिज्म फॉलो हो रहा था, यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो। इसे कहते हैं कि ये पेरोक्साइड का इफेक्ट है, इसलिए पेरोक्साइड इफेक्ट बोल दिया या क्रास इफेक्ट बोल दिया। पेरोक्साइड इफेक्ट
या फिर खराश। तो पेरोक्साइड और खराश इफेक्ट में एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो होता है। थैंक यू।